बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टीवी टुडे और मैं हूं जवाद बाकिर और मैं हूं सनयाज। हेडलाइंस अपने जानी, अब खबरों की तफसीलात। सबसे पहले आपको हम खबर देंगे। अल अजीज़िया रेफरेंस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है। साबिक वज़ीर आज़म के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी 22 सितंबर के लिए जारी किए जा चुके हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नुमाइंदे के जरिए पैरवी की दरख्वास्त अभी मुस्तरद कर दी है और नवाज शरीफ को मफरूर करार देने की कार्रवाई शुरू कर दी। दौरान समाअत वकील ख्वाजा हारिस ने अदालत को बताया कि नवाज शरीफ इलाज के लिए बैरून मुल्क गए, इलाज मुकम्मल होगा तो वापस आएंगे। नवाज शरीफ बीमार हैं, मेडिकल रिपोर्ट्स में वाज़ेह है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए कि जो डॉक्टर मेडिकल रिपोर्ट दे रहा है वो कंसल्टेंट की राय है, अस्पताल की नहीं। किसी अस्पताल ने नहीं कहा कि कोरोना की वजह से नवाज शरीफ का इलाज नहीं कर पा रहे। नवाज शरीफ का 8 माह में कोई इलाज नहीं हुआ। अगर अस्पताल से बाहर ही रहना है तो पाकिस्तान में क्यों नहीं? वो पहले भी पाकिस्तान में अस्पताल दाखिल और जेर इलाज रहे हैं। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ की नई मेडिकल रिपोर्ट लाहौर हाई कोर्ट में जमा करवा दी गई। नवाज शरीफ की 4 सफ़हात पर मुश्तमिल नई मेडिकल रिपोर्ट उनके वकील अमजद परवेज एडवोकेट ने अदालत में जमा करवा दी। मेडिकल रिपोर्ट्स के मुताबिक डॉक्टर्स ने नवाज शरीफ को इलाज के लिए लंदन में रहने और सफर से इज्तनाब करने की तजवीज़ भी दी है। नवाज शरीफ को कहा गया कि कोरोना से बचाव के लिए हजूम वाले मकामात पर ना जाएं। उनको अपनी उम्र, पेचीदा बीमारियों की वजह से और कोरोना के हवाले से आम आदमी से ज्यादा एहतियात की जरूरत है। रिपोर्ट में मजीद कहा गया कि नवाज शरीफ के मुताबिक वो पाकिस्तान की जेल में तन्हा कैद थे और उनकी हालत वहां ज्यादा खराब हो गई। डॉक्टर्स ने नवाज शरीफ की हिदायत की है कि वो मामूल की चहलकदमी जारी रखें। नवाज शरीफ दिल की शरियानें खोलने के लिए जल्द ही वक्त मुकर्रर कर दिया जाएगा और उनके प्लेटलेट्स का दिल का इलाज भी जल्द किया जाएगा। और उधर मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि इमरान खान के इर्द गिर्द गैर मुंतखब लोग हैं। नवाज शरीफ सेहतयाब होकर वतन वापस आएंगे। नवाज शरीफ कानून और अदालतों का सामना करेंगे। नवाज शरीफ के प्लेटलेट्स का मजाक बनाया गया। गैर मुंतखब लोग प्लेटलेट्स का मजाक उड़ाते हैं। हमारे खिलाफ फैसला आया लेकिन अदालतों का एहतराम है। 35 साल की सियासत जो है इस बात की शहादत देती है कि किसी मौके पे उसके पाया इस्तक़लाल में लर्ज़िश नहीं आई। मैं इस बात का इयादा करना चाहता हूँ कि उसकी 35 साल की सियासत इस बात का बेयन सबूत है कि उसने जमहूरी इक़्तिदार के लिए, कानून की और आइन की हुक्मरानी के लिए एक तारीखी नारा इस कौम को दिया हुआ है कि वोट को इज्जत दो, वोट को इज्जत दो, यानी आइन की बालादस्ती को कबूल करो। आज भी मियां नवाज शरीफ जो है अपने नजरिए पे उसी तरह कायम है, चट्टान की तरह, जिस तरह वो अपनी सियासत में पिछले 30 साल से कायम है। मैं फिर इस बात का इयादा करूंगा कि हमें आज भी हमारे खिलाफ फैसला आया है लेकिन हमें उस फैसले का एहतराम है। कानून का एहतराम, अदालतों के फैसले का एहतराम, आइन का एहतराम हमारी सियासत की असास है और हम अपनी असास की नफी नहीं कर सकते। इस असास की नफी करना जो है वो अपनी सियासत की नफी करना। रावी अर्बन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का इफ्तिताह कर दिया गया है। तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि रावदारी मंसूबे में नए पाकिस्तान का तस्वुर नजर आ रहा है। मंसूबा आसान नहीं, नए शहर बनाने में रुकावटें आएंगी। रावी रिवर मंसूबे की लाहौर को जरूरत है। साबिक हुक्मरानों की तरजीह ऐसा बनाना है। दूसरी जानिब उन्होंने कहा कि रोटी, कपड़ा और मकान एक नारा था लेकिन आज पहली बार गरीबों के लिए मकान बनाने जा रहे हैं। चीन ने 70 करोड़ लोगों को पहले गुर्बत से निकाला, आज पूरी दुनिया इसकी तरक्की से खौफजदा है। पहली दफा पाकिस्तान में, पहले तो रोटी कपड़ा मकान एक स्लोगन थी, ये पहली दफा हम अब लोगों के लिए जो हमारी हाउसिंग अब शुरू हो रही है, नया पाकिस्तान हाउसिंग में बाकायदा हम सिर्फ यही नहीं कि हम हर जगह जो भी सोसाइटी बनेगी अब उसके अंदर गरीबों की हाउसिंग रखेंगे, बाकायदा उनके लिए हमने पैकेज दिया है 30 अरब रुपए का, उनको सब्सिडाइज करके घर देंगे। उनके लिए हम कम इंटरेस्ट रेट, 5% इंटरेस्ट रेट पर अगर वो बैंक से पैसा लेते हैं तो उनको कम इंटरेस्ट पे, यानी पहली दफा तनख्वाहदार, गरीब तबका, मजदूर, उनको मौका मिलेगा कि वो भी अपना घर खरीद सके पाकिस्तान में।
اور یہ جو انشاءاللہ راوی پروجیکٹ ہوگا اس میں باقاعدہ افورڈیبل ہاؤسنگ ہوگی، تاکہ یہ نہ ہو کہ وہ بیچارے کچی وادیوں میں لوگ رہیں، وہ بھی یہاں آ کے ان کے لیے بھی گھر ہو۔ اور پھر جو ہمارا احساس پروگرام ہے انشاءاللہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا پاورٹی ایلیویشن، غریبوں کو اوپر سے غربت سے نکالنے کا پروگرام ہے۔ 200 ارب روپیہ ہم نے اس کے لیے رکھا، کبھی پاکستان میں اتنا زیادہ پیسہ ہی نہیں رکھا، جس میں کئی چیزیں ہیں، قرضے دیں گے سستے سود کے بغیر، لوگ ہنر سکھائیں گے، اسکالرشپس دیں گے، اور اس کے اندر یہ بھی ہے اور دے رہے ہیں، اور اس کے اندر یہ بھی ہے کہ دیہات کے اندر خواتین کے لیے ان کے لیے بھینسیں گائے، تاکہ وہ اپنے گزارا کر سکے، اپنی زندگی بہتر کر سکے، پروٹین لیول اوپر کر سکے۔ پھر پہلی دفعہ سٹنٹنگ کے اوپر کام ہو رہا ہے، باقاعدہ ہم نے پروگرام لانچ کیا ہے۔ یہ جو بچے خوراک نہ ہونے کی وجہ سے قد بھی نہیں پورے ہوتے، ان کا ذہن بھی نہیں بنتا، وہ بھی پہلی دفعہ ہم نے لانچ کیا ہے۔ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کہتے ہیں کہ نمائشی منصوبوں پر یقین نہیں رکھتے، راوی ریور منصوبہ ہمارے عملی اقدامات کی مثال ہے۔ راوی اربن ڈیولپمنٹ پروجیکٹ کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کا کہنا تھا کہ منصوبے سے لاہور میں فضائی آلودگی کے خاتمے میں مدد ملے گی۔ دریائے راوی گندا نالا بنتا جا رہا ہے۔ مجھے امید ہے انشاءاللہ مستقبل میں دہائیوں تک یہ منصوبہ یاد رکھا جائے گا، اور اس کی وجہ سے ہمارے ملک کی معیشت کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ اس کے لیے ہم نے جو ریور راوی اتھارٹی بنائی ہے اس کو مکمل بااختیار رکھا گیا ہے۔ اس میں کسی ڈپارٹمنٹ کو اس کے اندر اس میں مداخلت کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ یہ خود مختار اتھارٹی ہوگی جو اپنے رولز اور اپنے قاعدے ریگولیشن خود بنائے گی، تاکہ جتنی جلدی ہو سکے یہ اپنے کام کو مکمل کر سکیں۔ مجھے امید ہے انشاءاللہ ہم اگلے 3 سال اس کے اوپر تیزی سے کام کریں گے، اور آپ اس کو دیکھیں گے کہ انشاءاللہ ایک نیا شہر۔ دوسری جانب وفاقی کابینہ نے زیادتی کے کیسوں میں ملزموں کو سخت سزا دینے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ ایسے مجرم کسی رعایت کے مستحق نہیں ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اہم اجلاس ہوا ہے۔ ملکی سیاسی اور معاشی صورتحال کا جائزہ بھی لیا گیا۔ کابینہ اجلاس میں موٹر وے واقعے پر بھی گفتگو کی گئی ہے۔ کابینہ ارکان کا کہنا تھا کہ جنسی درندوں کو سخت اور فوری طور پر سزا دینا ضروری ہے۔ اہم خبر سے آپ کو اپڈیٹ کیا جا رہا ہے۔ وفاقی کابینہ کا اجلاس۔ وفاقی کابینہ نے زیادتی کے کیسوں میں ملزموں کو سخت سزائیں دینے کا مطالبہ کر دیا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ایسے مجرم کسی رعایت کے مستحق نہیں۔ وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس ہوا۔ ملکی سیاسی اور معاشی صورتحال کا جائزہ لیا گیا۔ کابینہ اجلاس میں موٹر وے واقعہ کی بھی گفتگو کی گئی۔ کابینہ اراکین کا کہنا تھا کہ جنسی درندوں کو سخت اور فوری طور پر سزائیں دینا ہوں گی۔ اس وقت تمام جماعتوں کو مل کر قانون سازی کرنے کی ضرورت ہے۔ موٹر وے زیادتی کیس میں ملزم شفقت کو 6 روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا گیا۔ مقدمے میں دہشت گردی کی دفعہ شامل کی گئی ہے۔ سرکاری وکیل کے مطابق ملزم نے اعتراف جرم بھی کر لیا ہے۔ موٹر وے پر خاتون کے ساتھ زیادتی کا مرکزی ملزم شفقت سیشن کورٹ پیش کیا گیا ہے۔ ملزم شفقت کی پیشی کے موقع پر سیشن کورٹ میں سخت حفاظتی انتظامات کر دیے گئے تھے۔ ملزم کے چہرے کو کپڑے سے ڈھانپ کر پیش کیا گیا۔ پولیس نے عدالت کو بتایا کہ واقعے کا مقدمہ خاتون کی عزیز سردار شہزاد کی مدعیت میں درج کیا گیا ہے، جس میں دہشت گردی کی دفعات بھی شامل کی گئی ہیں۔ عدالت نے کیس پر مختصر کارروائی کے بعد ملزم شفقت کو 6 روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کی تحویل میں دے دیا ہے۔ اور ادھر موٹر وے زیادتی کیس میں مرکزی ملزم عابد کا کوئی سراغ نہیں مل سکا، مگر اس کا ایک اور ساتھی اقبال عرف بالا مستری گرفتار کیا جا چکا ہے۔ موٹر وے زیادتی کیس میں مرکزی ملزم عابد اور شفقت کے تیسرے ساتھی اقبال عرف بالا مستری کو چیچا وطنی سے گرفتار کر لیا گیا۔ تینوں نے مل کر 11 سے زائد وارداتیں کی ہیں۔ تینوں کرول گاؤں کے قریب درخت کے تنے سڑک پر رکھ کر گاڑیاں روکتے اور شہریوں کو لوٹتے تھے۔ موٹر وے پر بھی ملزم اقبال واردات کے لیے ساتھ نکلا، مگر آدھے راستے سے ہی واپس چلا گیا۔ کیس کے مرکزی ملزم عابد کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں، مگر پولیس کو ابھی تک کوئی کامیابی نہیں مل سکی۔ عابد علی زمین کے قبضہ کی خاطر اپنے ماموں کو بھی قتل کر چکا۔ ملزم عابد علی پر قتل، زیادتی اور وارداتوں سمیت اجتماعی زیادتی کے 8 مقدمات درج ہیں۔
मोटरवे ज्यादती केस के वाक़े के करीब कुरोल घाटी गांव खाली हो गया, घरों को ताले लग गए, मकीनों की बड़ी तादाद इलाका छोड़कर चली गई। खातून ज्यादती केस की तफ्तीश के लिए पुलिस ने कुरोल घाटी से 20 अफराद को हिरासत में ले लिया था। पुलिस के डर से बस्ती के मुतादिद रिहायशी अपने बच्चों और सामान को वहीं छोड़कर गायब हो गए, जबकि 20 अफराद घरों को ताले लगाकर गायब हो गए हैं। कुरोल गांव के रिहायशियों ने मुतालबा किया है कि खातून से ज्यादती करने वाले मुलजिमों को इस जगह पर संसार करके निशान इबरत बनाया जाए। पुलिस के मुताबिक इलाके में जांच पड़ताल जारी और जो लोग अपने घर बंद कर जा चुके हैं उनका डाटा भी इकट्ठा किया जा रहा है। जो भी जुराइम में मुलव्वस पाया गया उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। कराची में सोक सेंटर में डीए लैंड डिपार्टमेंट में गोलियां चल गईं। फायरिंग से एक शख्स दम तोड़ गया। लैंड डिपार्टमेंट में फायरिंग से 2 अफराद जख्मी हुए। जख्मियों में असिस्टेंट डायरेक्टर लैंड डेवलपमेंट वसीम रजा भी शामिल हैं। अहम खबर से आपको अपडेट कर रहे हैं। कराची में सिविक सेंटर में केजीए लैंड डिपार्टमेंट में गोलियां चल गई। फायरिंग से एक शख्स दम तोड़ गया। लैंड डिपार्टमेंट में फायरिंग से 2 अफराद जख्मी हुए। जख्मियों में असिस्टेंट डायरेक्टर लैंड डिपार्टमेंट वसीम रजा भी शामिल हैं। कराची में ये अफसोसनाक वाकया पेश आया जहां पर सिविक सेंटर में केजीए लैंड डिपार्टमेंट में गोलियां चल गई। फायरिंग से एक शख्स दम तोड़ गया। लैंड डिपार्टमेंट में फायरिंग से 2 अफराद जख्मी भी हो गए। जख्मियों में असिस्टेंट डायरेक्टर लैंड डिपार्टमेंट वसीम रजा भी शामिल हैं, जिन्हें फौरी तौर पर तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। ये अफसोसनाक वाकया कराची के सिविक सेंटर में पेश आया जहां पर केजीए लैंड डिपार्टमेंट में गोलियां चल गई। इस वक्त मजीद तफसीलात जानते हैं कराची से मलिक मुनव्वर हुसैन से। जी मलिक मुनव्वर हुसैन, इस वाकये की क्या तफसीलात हैं? जी 3 अफसर हैं जो कि केडीए के एम्प्लाई हैं और कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी में उनकी ड्यूटी थी और कराची का जो मेन मर्कजी ऑफिस थे सेंटर में इस एक कमरे के अंदर ये तीनों अफसर बैठे हुए थे और अपनी गप्पे शप्पों में मसरूफ थे, मगर न जाने क्या हुआ कि अचानक उन्होंने वसीम उस्मानी ने फायरिंग शुरू कर दी। हम वसीम रजा ने फायरिंग कर दी। वसीम उस्मानी मौके पर ही जहाँ भाग हो गया, जो कि दूसरा असिस्टेंट डायरेक्टर था केडीए का और फायरिंग करने वाला भी असिस्टेंट डायरेक्टर है। ताम वसीम उस्मानी नामी जो अफसर है केडीए का तो जख्मों की ताब न लाते हुए जहाँ भाग हो गया, जबकि वसीम रजा ने जिसने फायरिंग करी थी उसने खुद भी अपने आप को भी गोली मारी है और वो भी जख्मी है। ताम दूसरा इनका तीसरा साथी भी जख्मी हुआ, जिसे अभी जो 2 जख्मी हैं ये आगा खान अस्पताल में इस वक्त लेफ्टिनेंट अस्पताल में रेफर किया गया, इनको वहाँ पर रखे हुए, जबकि इस वक्त जो है वो केडीए के अंदर जो दीगर एम्प्लॉई में काफी तशवीश की लहर पाई जाती है। पुलिस और रेंजर्स भी मौके पर पहुंचाई गई और उन्होंने वहाँ पर मौजूद एक शख्स को भी हिरासत में ले लिया है। तब अभी इब्तदाई तौर पर जो बात सामने आई उसमें तीनों जो अफसरान थे ये कमरे में मौजूद थे और एक कमरे के अंदर ही फायरिंग की और 2 पिस्टल भी पुलिस ने अपनी तहवील में ले लिए हैं, जबकि वसीम उस्मानी जख्मों की ताब न ला के जहाँ भाग गए, जबकि दूसरे की भी शदीद सीरियस कंडीशन बताई जा रही है। जी सही, बहुत शुक्रिया मलिक मुनव्वर तमाम तफसीलात से अपडेट करने के लिए। तो दूसरी जानिब पाकिस्तान में कोरोना से 24 घंटों में मजीद 6 मरीज इंतकाल कर गए। अमवात की तादाद 6389 हो गई। मजीद 404 अफराद में वायरस की तशखीस से मरीज 3,02,424 हो गए। 563 मरीजों की हालत तशवीशनाक, जबकि 2,90,261 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। पाकिस्तान में कोरोना ने 24 घंटों में मजीद 6 मरीजों की जिंदगियां निगली हैं। सिंध में 2,445, पंजाब में 2,000, खैबर पख्तूनख्वा में 1,000, बलूचिस्तान में 145, गिलगित बल्तिस्तान में 78, आज़ाद कश्मीर में 67, इस्लामाबाद में 178 मरीज इंतकाल कर गए। 24 घंटों में मजीद 549 अफराद में वायरस की तशखीस हुई। पंजाब स्थान में 1,817, सिंध में 1,32,250, खैबर पख्तूनख्वा में 37,080, बलूचिस्तान में 13,621, गिलगित बल्तिस्तान में 3,270, इस्लामाबाद में 15,962, आज़ाद कश्मीर में 2,426 मरीज हो चुके हैं। दुनिया भर में कोरोना के मरीजों की तादाद 2,95,00,000 हो गई। हलाकतें 9,34,000, 2,13,00,000 से ज्यादा मरीज सेहतयाब हुए। मोदी कोरोना वायरस काबू में नहीं आ सका। अमेरिका समेत दीगर ममालिक में कोरोना के बार जारी हैं। अमेरिका में 2 लाख, ब्राजील में 1,32,117,
मैक्सिको में 71,000, रूस में 18,785, भारत में 80,808, टर्की में 7,119, ईरान में 23,453, अफगानिस्तान में 1,426 और सऊदी अरब में 4,305 अमवात हो चुकी। मुल्क भर में तालीमी इदारे 187 रोज के बाद खुल गए। तालीमी इदारों में तलबा की आमद का सिलसिला जारी है। कोरोना SOPs पर सख्ती से अमल दरामद भी करवाया जा रहा है। तालीमी इदारों में मास्क पहनना, समाजी फासला रखना लाजिम करार है। स्कूलों में असेंबली, खेलों और दीगर इज्तिमात पर पाबंदी आयद होगी। कोरोना के बायस मुल्क भर में तालीमी इदारे बंद थे, जो आज 6 माह बाद खुल गए हैं। मुल्क भर में मैट्रिक और इंटर की क्लासेस का आगाज हो चुका, जबकि यूनिवर्सिटीज में भी तालीमी सरगर्मियां बहाल हो गई हैं। स्कूल्स के औकात का सुबह 7:30 से दोपहर 1 बजे तक होंगे। हुकाम के मुताबिक कोरोना के बायस बच्चों और उस्ताजा के लिए फेस मास्क लाजिम करार दे दिए गए हैं, जबकि बच्चों के दरमियान मुनासिब फासला भी बरकरार रखने की हिदायत कर दी गई हैं। इसके अलावा जगह जगह कोरोना से बचाव की हिदायत के लिए आवेजा करने की हिदायत कर दी गई है और तमाम SOPs पर अमल दरामद के हवाले से भी आगाह कर दिया गया है। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि कोरोना SOPs पर अमल दरामद न करने वाले इदारों को बंद कर दिया जाएगा। वफाकी वजीर तालीम कहते हैं कि जिस दिन का इंतजार था वो मुबारक दिन आ गया, ये इम्तिहान का दिन भी है। इस्लामाबाद में स्कूल के दौरे के मौका पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शफकत महमूद ने कहा कि जिस दिन का इंतजार था वो आज आ गया। आज एक मुबारक दिन है और ये एक इम्तिहान का दिन भी है। उन्होंने कहा कि कौम ने डटकर कोरोना वबा का मुकाबला किया है। हुकूमत की काविशों से ये दिन आया। हुकूमत की मिसाली कारकर्दगी है। वफाकी वजीर का कहना था कि तमाम तालीमी इदारों से गुजारिश है कि हदायत पर सख्ती से अमल दरामद करवाया जाए और वालिदैन को भी चाहिए कि SOPs पर चेक रखें। हर बच्चा मास्क लाजमी पहने, चाहे घर में कपड़े का मास्क बना दिया जाए। शफकत महमूद ने मजीद कहा कि उम्मीद है कि SOPs पर अमल दरामद होगा। सूबाई हुकूमतें भी कोशिश कर रही हैं कि SOPs पर अमल दरामद हो और SOPs पर अमल दरामद ना करने पर पहले वार्निंग दें, फिर इदारा बंद कर दिया जाए। कहा असातिज़ा ने पढ़ाने के साथ साथ SOPs पर अमल दरामद भी करवाना है। मुल्क भर में आज से शादी हॉल भी खुल गए। कोरोना SOPs पर सख्ती से अमल दरामद किया जाएगा। गुंजाइश से 50% कम अफराद को तकरीब में शमूलियत की इजाजत होगी। पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा समेत मुल्क भर में शादी हॉल्स आज खुल गए हैं। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इंसामियों को SOPs पर सख्ती से अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत भी की गई। महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर पंजाब के मुताबिक मेहमानों को हाथ ना मिलाने, बगलगीर ना होने, मोबाइल फोन और दूसरी डिवाइसेस शेयर ना करने पर पोस्टर भी चस्पा करने की हिदायत कर दी गई है। खैबर पख्तूनख्वा में एलामिया के मुताबिक तमाम स्टाफ के लिए कोरोना टेस्ट लाजमी होगा। समाजी फासले का खास ख्याल रखा जाएगा और हॉल्स के दाखिली रास्तों पर हैंड सैनिटाइजर, सफाई और स्प्रे का इंतजाम भी किया जाएगा। वज़ीर आज़म इमरान खान क्या कहते हैं, इस हवाले से बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। सबसे पहले वेलकम बैक। अब आपको बताएं कि वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं कि जब तक फ़लस्तीन के मसले का मुनस्सिफ़ाना हल नहीं निकलता, इसराइल को तस्लीम नहीं किया जा सकता। बेशक दुनिया इसराइल को तस्लीम करे, जब तक फ़लस्तीन ऐसा नहीं करेगा कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। एक टीवी इंटरव्यू में वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना था कि बुनियादी असूलों पर समझौता नहीं किया जा सकता। जब भी कोई मुल्क इसराइल को तस्लीम करता है तो सबसे ज़्यादा मुज़ाहमत फ़लस्तीन से की जाती है। जब स्टेक होल्डर्स तस्लीम नहीं कर रहे तो हम कैसे तस्लीम कर सकते हैं। वज़ीर आज़म ने मज़ीद कहा कि हमें फ़लस्तीनियों की हिमायत में खड़ा होना चाहिए, क्योंकि कायदे आज़म शुरू से उनके साथ खड़े हुए। वज़ीर आज़म इमरान खान ने मुल्की सियासत पर भी गुफ्तगू की और उनका कहना था कि अपोजिशन का सिर्फ एक एजेंडा है कि अपनी करप्शन बचाना। अपोजिशन सिर्फ NRO चाहती है। नवाज शरीफ कोशिश करेंगे कि वापस ना आए, जबकि हम नवाज शरीफ को वापस लाने की कोशिश करेंगे, इनके केस बंद नहीं करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने मज़ीद कहा कि कराची के लोगों को मर्दमशुमारी पर शक है और इनके तहफ़्फ़ुज़ात दुरुस्त हैं। कराची तरक्की नहीं करता क्योंकि हुकूमत देही सिंध से ही होती है और फंड इनके पास होते हैं। चेयरमैन सीपैक अथॉरिटी लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवा कहते हैं कि कोरोना के सीपैक के दूसरे मरहले के लिए तारीखी दिन है। पाकिस्तान में सनती तरक्की का सफर शुरू हो गया।
चेयरमैन सीपैक अथॉरिटी आसिम सलीम बाजवा ने सोशल मीडिया पैगाम में कहा कि इस मंसूबे से नई सनतें और बरामदात फरोग पाएंगी। उन्होंने कहा कि रक्षाई मंसूबे से रोजगार के बेपनाह नए मौके मुयस्सर आएंगे। सीपैक को कामयाब बनाने के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। और अब अहम खबर है कि पंजाब काबीना में 2 वज़रा के कलमदान तब्दील कर दिए गए हैं। हुसैन जहानिया गर्देजी और नुमान लंगड़ियाल के कलमदान तब्दील कर दिए गए हैं, जिसका नोटिफिकेशन भी जारी किया जा चुका है। नोटिफिकेशन के मुताबिक हुसैन जहानिया गर्देजी से मैनेजमेंट एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट का कलमदान वापस लेकर उन्हें वजीर ज़राअत बना दिया गया, जबकि नुमान लंगड़ियाल से वजारत ज़राअत का कलमदान वापस लेकर वजीर मैनेजमेंट एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट बनाया गया है। पाक फजाइया का तैयारा तरबीती प्रवास के दौरान पिंडी घेप के करीब गिरकर तबाह हो गया। तर्जमान पाक फजाइया के मुताबिक तैयारा मामूल की तरबियती परवास पर था, पिंडी घेप के करीब गिरकर तबाह हो गया। ताहम पायलट जहाज से बाहिफाजत उतरने में कामयाब रहा। तर्जुमान ने बताया कि हादसे में किसी किस्म का जानी और माली नुकसान नहीं हुआ, जबकि हादसे की वजूहात जानने के लिए एयर हेडक्वार्टर्स ने एक आला सतह का बोर्ड तश्कील दे दिया है। पत्तोकी से अपडेट करें आपको। पत्तोकी थाना सिटी पुलिस का मनशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन। बदनाम जमाना मनशियात फरोश इरफान शहरूज सजावल तनवीर गिरफ्तार। बड़ी तादाद में देसी और वलायती शराब की बोतलें भी बरामद कर ली गई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश जारी कर दी। पत्तोकी थाना सिटी पुलिस का मनशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। बदनाम जमाना मनशियात फरोश इरफान शहरूज सजावल तनवीर गिरफ्तार कर लिए गए। बड़ी तादाद में देसी और वलायती शराब की बोतलें भी बरामद कर ली गई। दूसरी जानिब पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश जारी कर दी है। तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा टीवी टुडे पत्तोकी शाहिद जावेद चौधरी से। जी शाहिद जावेद चौधरी, क्या तफसीलात हैं आपके पास इस हवाले से? जी बिल्कुल जवाब। डीपीओ कसूर जैद मरवत की हदायत पर एसएचओ थाना सिटी जार डोगर की निगरानी में चौकी सिटी पत्तोकी पुलिस ने मनशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाई की है। दौरान कार्रवाई 4 शराब फरोश सजावल तनवीर आदल और इरफान को गिरफ्तार कर लिया और इनके कब्जा से देसी और वलायती शराब की 32 बोतलें बरामद कर ली और उनके खिलाफ अलग अलग मुकदमा दर्ज करके डिस्ट्रिक्ट जेल कसूर भेज दिया। इस मौका पर एसएचओ थाना सिटी जार डोगर और चौकी इंचार्ज बिलाल आशिक का कहना था कि इन मनशियात फरोशों के खिलाफ इस तरह कार्रवाई जारी रहेंगी। जी बहुत शुक्रिया शाहिद जावेद चौधरी तमाम तफसीलात से अपडेट करने। डीजी एंटी करप्शन पंजाब नफीस गौहर की हिदायत पर गुजरांवाला रीजन में बदगुमान सरकारी एहलकारों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। इस सिलसिला में सीपीओ हेडक्वार्टर गुजरांवाला और जुडिशियल मजिस्ट्रेट की निगरानी में एंटी करप्शन पुलिस ने कानून की लैंड रिकॉर्ड ऑफिस में कामयाब कार्रवाई करते हुए ग्रेड 17 के असिस्टेंट डायरेक्टर लैंड रिकॉर्ड उस्मान को 40,000 रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया और मुलजिम के कब्जा से रिश्वत की मद में वसूल किए गए निशान ज़दा नोट भी बरामद कर लिए हैं। डायरेक्टर एंटी करप्शन गुजरांवाला रीजन राय नईमुल्ला भट्टी का कहना था कि रीजन भर में बदउनवान सरकारी मुलाजमीन के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। शहरी करप्ट अफसरान और मुलाजमीन की निशानदही करें, उनके खिलाफ भरपूर कार्रवाई की जाएगी। खबर है गुजरात के हवाले से, जहां अक़वाम मुत्तहिदा के इदारा बराए मनशियात जराइम के वफ्द का गुजरात का दौरा। वफ्द ने जिनसी ज्यादती का शिकार खातून और बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कायम किए गए सहूलत सेंटर, सेफ सिटी कंट्रोल रूम और क्राइम सीन यूनिट का विजिट किया है। वफ्द का गुजरात पहुंचने पर एसपी इन्वेस्टिगेशन गुलाम मुस्तफ़ा गिलानी, पीएसओ इमरान फारूक सोही, पीआरओ असद अब्बास, इंचार्ज सहूलत सेंटर मैडम फरजाना और इंचार्ज क्राइम सीन यूनिट हसन अस्करी ने इस्तकबाल किया और वफ्द को बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कायम किए गए सहूलत सेंटर की वर्किंग और मुतासिरा ख़ातीन और बच्चों को दी जाने वाली सहूलियात से मुताल्लिक ब्रीफ किया। इस मौका पर मिस्टर जुलियन ने खिदमत सेंटर में अपने हाथों से पौधा भी लगाया। असिस्टेंट कमिश्नर तख्त भाई अनिला फहीम ने सयाहों की शिकायत पर तख्त भाई आसार कदीमा पर छापा मारा। तख्त भाई के तारीखी बुद्ध मत के आसार की सैर के लिए आने वाले सयाहों की जानिब से आर्कियोलॉजी के एहलकारों पर ट्रांसपोर्ट स्टैंड के नाम पर जायद फीस वसूल करने और एंट्री टिकटों में हेरा फेरी की बार बार शिकायत पर असिस्टेंट कमिश्नर तख्त भाई अनिला फहीम ने मीडिया टीम के हमरा तख्त भाई आसार कदीमा का दौरा किया और आए हुए सयाहों से एंट्री फीस और पार्किंग फीस की वसूली के हवाले से पूछताछ की। असिस्टेंट कमिश्नर ने फौरी एक्शन लेते हुए आसार कदीमा के साइट इंचार्ज मियां वहाब और दीगर अमले को
फौरी तौर पर मज़कूरा शिकायत के जवाब तलबी के लिए अपने दफ्तर तलब कर लिया और आइंदा इस तरह की शिकायत मौसूल होने पर सख्त कानूनी कार्रवाई करने का तनबीह दी। मुस्तफाबाद के मारूफ नातखां ज़हीर अब्बास कादरी के नाम पर फौरी वाटर फिल्ट्रेशन RO प्लांट का इफ्तिताह करने के हवाले से मुस्तफाबाद में शानदार तकरीब का एहतमाम किया गया। निजी वेलफेयर ट्रस्ट की तरफ से दूसरे वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट का इफ्तिताह मारूफ नातखां ज़हीर अब्बास कादरी के वालिदैन ने किया। इस मौका पर निजी वेलफेयर ट्रस्ट के बानी इकबाल खान मंच और शकील अहमद ने किया है, जबकि वेलफेयर ट्रस्ट मुखय्यर हजरात के ताउन से खिदमत खल्क में मसरूफ़ अमल है। हम ना तो हुकूमत से फंड लेते हैं और ना ही किसी NGO से। मुस्तफाबाद के फलाही मंसूबे, फ्री एम्बुलेंस लाइब्रेरी, 2 वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट समेत दीगर मंसूबे मुखय्यर हजरात के ताउन और कोशिशें मेंबरान की दिन रात मेहनत के नतीजे में चल रही हैं। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज अब्दुल रहमान बोदला ने जिला भर की अदालतों और बाजार में शजरकारी मुहिम का इफ्तिताह कर दिया। शजरकारी मुहिम के दौरान 2100 पौधे लगाए जाएंगे। इस मौका पर डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज अब्दुल रहमान बोदला का कहना था कि जिला के 3 कचहरियों और तमाम अदालतों में 2100 से ज्यादा पौधे लगाए जाएंगे। यहाँ पे जो शजरकारी की मुहिम हम इसको जो इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं, ये जनाब चीफ जस्टिस साहब कासिम खान साहब की विजन के मुताबिक है। अब तक 200 दरख्त लग चुके हैं और सबसे अहम बात ये है कि अगर हम अपना और अपने बच्चों का मुस्तकबिल बेहतर एनवायरनमेंट देना चाहते हैं तो दरख्त ज़्यादा से ज़्यादा लगाने चाहिए। दरख्त लगाना वैसे भी सदका जारिया है, ये हमारे एनवायरनमेंट को इम्प्रूव करता है, ये हमारे बर्ड्स को प्रोटेक्ट करता है और हमारे लिए हर लिहाज से बेनिफिशियल है दरख्त। ज़्यादा दरख्त लगाना जो हमारे ज़रूरत है आज की भी मुस्तकबिल की भी। आप हमें फ़र्ज़ है, हमारा आवाम का भी फ़र्ज़ है कि हम दरख्त लगाएं भी और उनकी हिफाजत भी करें। कादरपुर रवां खोपारी में जिला मौजूखेड़ा में बड़ी रिकेट की कार्रवाई हुई है। 19,15,000 और 4.5 तोला सोना डाकू ले उड़े। कादरपुर रामा के करीब गांव में जमींदार के घर पर रात गए अंधेरे में घर की छतें तोड़कर डाकू अंदर दाखिल हो गए। गन पॉइंट पर घर वालों को यरगमाल बनाकर 2 संदूकें तोड़कर 19,15,000 नकदी और 4.5 तोला तलाई जेवरात और कीमती कपड़े लेकर फरार हो गए। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी। बुनेर में अवामी नेशनल पार्टी का एक अहम इजलास हुआ, जिसकी सदारत जिलाई सदर मोहम्मद करीम बाबक ने की, जबकि इजलास का अहवाल आबद बुनेरी की रिपोर्ट में। बुनेर बाचा खान मरकज में अवामी नेशनल पार्टी का एक अहम इजलास पार्टी सदर मोहम्मद करीम बाबक के जेर सदारत मुनक्किद हुई। इजलास में पार्टी के जिली जनरल सेक्रेटरी शुजात अली खान, साबिक उम्मीदवार कौमी असम्बली हाजी रऊफ खान, साबिक उम्मीदवार PK 20 अफसर खान के अलावा मलगरी उस्ताजान, मलगरी वकीलान, मलगरी डॉक्टरान, मलगरी लिखवालान, NYO, PSF पार्टी के सोशल मीडिया ओहदेदारान ने शिरकत की। इजलास में जिले भर की UC हल्का जात और तहसील सतह की तंजीमों का मुकम्मल जायजा लिया गया। इजलास से जिली सदर मोहम्मद करीम बाबक, जिली जनरल सेक्रेटरी शुजात अली खान उर्फ शुजा खान, सेक्रेटरी इतलात अनवर शेख खान व दीगर ने खिताब करते हुए वर्कर पर जोर दिया कि अब वक्त आया है कि पार्टी को आगे ले जाने के लिए दिन रात एक करके कोशिश करे। इन्होंने मजीद कहा कि जिन इलाकों में पार्टी तंजीम नामुकम्मल है वो जल्द अज जल्द मुकम्मल करे। जिले जनरल सेक्रेटरी शुजात अली खान ने कहा कि आने वाले वक्तों में बुनेर अवामी नेशनल पार्टी की गढ़ होगी और ANP यहां से क्लीन स्वीप करेगी। कैमरा टीम के साथ आबिद बुनीरी, बुनेर। मुल्क भर की तरह ततापानी आज़ाद कश्मीर में भी आज तालीमी इदारों ने मैट्रिक और इंटर की क्लासेस का आगाज कर दिया है। देखते हैं साबिर मकबूल की इस रिपोर्ट में। मुल्क भर की तरह ततापानी आज़ाद कश्मीर में भी तालीमी सरगर्मियों का आगाज कर दिया गया है। बच्चे स्कूल आने पर काफ़ी खुश दिखाई दे रहे हैं। और मेरिट फाउंडेशन स्कूल ततापानी में पढ़ती हूँ और मैं जमात 10th की तालिब इल्म हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि बहुत 6 महीने के बाद स्कूल ओपन हुए हैं और हम बहुत खुशी महसूस कर रहे हैं। स्कूल में अदारे की जानिब से SOPs पर सख्ती से अमल दरामद किया जा रहा है।
جو ایس او پیز کے متعلق سوال ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ ایک طویل لاک ڈاؤن کے بعد آج اسکول ادارے اوپن ہوئے ہیں، سیکنڈری لیول کے ادارے اوپن ہو گئے ہیں آج۔ جو حکومتی ایس او پیز ہیں ان پہ الحمدللہ ہم نے پوری طرح عمل درآمد کروایا ہے، اور ٹیچرز کی ڈیوٹی بھی ہے اس پہ، ایک باقاعدہ سے ایک ٹیچر ہیں جو اس کا فالو اپ لیتی ہیں۔ اسکول میں اسمبلی رکھوا دی گئی ہے، جو کینٹین ہے اسکول کی وہ بند کروا دی گئی ہے، پانی کی باٹلز اسٹوڈنٹس اپنی اپنی لاتے ہیں، ماسک ضروری قرار دے دیا گیا ہے، اور ہینڈ سینیٹائزر جو ہے وہ اس کا بھرپور استعمال کروایا جا رہا ہے۔ اس سے ہٹ کے یہ ہے کہ اسکول سارا ہم نے واش کروایا ہے، اور جو ضروری سپرے وغیرہ تھی وہ بھی ہم نے کروا لی۔ حکومتی ایس او پیز کو اپنا کر ہی تدریسی عمل کو بحال رکھا جا سکتا ہے۔ صابر مقبول، ٹی وی ٹوڈے، تتا پونی، آزاد کشمیر۔ تھانہ الہباد کی حدود بھاگی وال سے 6 دن کی بچی گھر سے اغوا، قطرے پلانے کے بہانے 2 عورتیں گھر میں داخل ہوئیں اور بچی کو اغوا کر کے لے گئیں۔ عورتوں کے ساتھ باہر ایک موٹر سائیکل سوار بھی موجود تھا۔ یہ افسوسناک واقعہ پیش آیا الہ آباد میں، جہاں پر تھانہ الہ آباد کی حدود بھاگی وال سے 6 دن کی بچی گھر سے اغوا کر لی گئی۔ قطرہ پلانے کے بہانے 2 عورتیں گھر میں داخل ہوئیں اور بچی کو اغوا کر کے لے گئیں۔ عورتوں کے ساتھ باہر ایک موٹر سائیکل سوار بھی موجود تھا۔ افسوسناک خبر کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ تھانہ الہ آباد کی حدود بھاگی وال سے 6 دن کی بچی گھر سے اغوا کر لی گئی ہے۔ قطرے پلانے کے بہانے 2 عورتیں گھر میں داخل ہوئیں اور بچی کو اغوا کر کے لے گئیں۔ عورتوں کے ساتھ باہر ایک موٹر سائیکل سوار بھی موجود تھا، جبکہ علاقے میں کوہرام مچ گیا ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں افسوسناک خبر کے حوالے سے۔ تھانہ الہ آباد کی حدود بھاگی وال سے 6 دن کی بچی گھر سے اغوا کر لی گئی ہے۔ قطرے پلانے کے بہانے سے 2 عورتیں گھر میں داخل ہوئی اور بچی کو اغوا کر لیا گیا۔ عورتوں کے ساتھ باہر ایک موٹر سائیکل سوار بھی موجود تھا۔ اسی حوالے سے بات کرتے ہیں اپنے نمائندے محسن علی سے۔ جی محسن، تفصیلات سے آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، یہ تھانہ الہ آباد کی حدود گاؤں بھاگی وال سے 6 دن کی بچی کو گھر سے اغوا کر لیا گیا ہے۔ پولیو کے قطرے پلانے کے بہانے 2 عورتیں گھر میں داخل ہوئیں۔ دونوں عورتوں نے ماسک پہنے ہوئے تھے اور ایک عورت نے اینک بھی لگا رکھی تھی۔ ان کے ساتھ باہر ایک موٹر سائیکل سوار آدمی بھی تھا، جس نے اپنا چہرہ جو ہے وہ فیس ماسک کے ساتھ ڈھانپ رکھا تھا۔ گاؤں والوں نے مسجدوں میں بھی اعلان کروا دیا، پولیس اور عوام نے علاقے کی ناکہ بندی بھی کی ہے، لیکن جو ہے وہ ملزمان جو ہے بچی کو لے کر فرار ہو گئے ہیں اور ان کا ابھی تک پتہ نہیں چل سکا۔ پولیس کو کال کرنے پر تھانہ الہ آباد کی پولیس جو ہے وہ جائے واردات پر پہنچ گئی ہے اور تفتیش شروع کر دی ہے۔ علاقہ جو ہے وہ انتہائی سوگ میں ہے۔ اہل علاقہ کیا کہنا ہے؟ بہت شکریہ محسن چودھری تمام تفصیلات سے اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ آزاد کشمیر کا سیاحتی مقام پیر شیلا خوبصورتی میں اپنی مثال آپ ہے، دنیا بھر کے سیاحوں کی توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے۔ دیکھتے ہیں راجہ شعیب کی رپورٹ۔ آزاد کشمیر اور کے پی کے سنگم پر واقع پیر چیلا سطح سمندر سے 9500 فٹ کی بلندی پر واقع ہے۔ اس خوبصورت مقام کو دیکھنے کے لیے آپ پہلے دشوار گزار راستوں سے ہو کر اس دلفریب جگہ سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں۔ یہ ہے کہ یہاں اس علاقے کی سڑک تھوڑی سی ڈیفیکلٹ ہے، بس وہ ایک ایڈونچر ٹائپ ہے یہاں پہ یہ چیزیں، تو میں ارباب اختیار سے یہ اپیل کروں گا کہ وہ اس کی طرف توجہ دیں تاکہ یہ مطلب یہاں پہ لوگوں کو ٹورزم ڈیولپ ہو اور لوگوں کے لیے روزگار کے مواقع کھلیں۔ پیر چیلا کے سیاحتی مقام کو دنیا کی نظر میں ابھارنے کے لیے ویک اپ مظفر آباد کے زیر اہتمام سیاحتی دورے کا اہتمام کیا گیا۔ میں یہ کہوں گا کہ پیر چیلا اتنا پرفضا مقام اور اتنا خوبصورت جگہ ہے، یہ پورے آزاد کشمیر میں سب سے اچھی جگہ یہ پیر چیلا ہے۔ اگر حکومت سیاحت کو فروغ دینے کے لیے اس طرح کے علاقوں میں سڑکوں کے نظام کو بہتر کرے تو اس سے نہ صرف سیاحت کو فروغ ملے گا بلکہ مقامی افراد کو بھی روزگار کے زیادہ مواقع ملیں گے۔ کیمرامین جنید قریشی کے ساتھ راجہ شعیب، ٹی وی ٹوڈے، مظفر آباد۔ اسی کے ساتھ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے ٹی وی ٹوڈے، کیونکہ خبر سب سے بہتر ہے۔